Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Mandari and I welcome you all to the subject which is called as CSR and Social Governance. So जैसे कि आप जानते हैं कि ICSI ने न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया है और अब तो काफ़ी समय भी हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी आई थिंक एक सवाल माइंड में आ जाता है कि कौन से जो मैंडेटरी पेपर्स हैं तो वो तो हैं ही हैं, बट दोनों ही ग्रुप्स के अंदर इलेक्टिव पेपर्स का ऑप्शंस है, यानी आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं जो भी पेपर या सब्जेक्ट आप देना चाहते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। तो ये नया सिलेबस कुछ इस तरीके से दिखता है जो आई एम श्योर अभी तक आपको पता तो चल गया होगा। बट इलेक्टिव्स में आपके पास अगर ग्रुप 1 की बात करें तो पेपर 4 के अंदर 4 ऑप्शंस हैं। तो पेपर है भी 4 और ऑप्शंस भी उसके अंदर 4 हैं। इसी तरीके से जो ग्रुप 2 है वहाँ पे 3 पेपर्स हैं और जो आपका पेपर नंबर 7 है वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस हैं इलेक्टिव्स में चूज़ करने के लिए। तो यानी आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो चाहें वो इलेक्टिव पेपर्स में चूज़ कर सकते हैं ना। अभी तक ये था कि क्योंकि हमारे पास न्यू सिलेबस के अब जब मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ तो सारे ही सब्जेक्ट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 7 अवेलेबल हैं और सारे के सारे लेटेस्ट रिकॉर्डिंग पे ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। और जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हमारी क्लासेस को देखने के बाद कोई मॉड्यूल स्कैनर कुछ भी रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं सब कुछ आपको कवर करवाऊँगा। तो आज से जब हम CSR एंड सोशल गवर्नेंस का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि इस ग्रुप 1 के अंदर पेपर 4 में हमारे पास इलेक्टिव्स के तौर पे ऑलरेडी IPR अवेलेबल है। एंड बहुत स्टूडेंट्स जब ये पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, तो अगर हम IPR कहेंगे तो उन्हें लगेगा कि बिकॉज हमारे पास IPR है इसलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं। बट अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वो, आपने उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा पहले, तो आई थिंक वो आपको हेल्प तो करेगा फॉर श्योर। पर एक लेटेस्ट चीज़ जो मार्केट में चल रही है या मार्केट में इंट्रोड्यूस्ड ही हुई है अभी हाल फिलहाल में, वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है और उससे जुड़े हुए कानून हैं। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या एक अभी तो समय हो चुका CSR के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, बिकॉज जिस तरीके की प्रोफेशन में आप आज हैं और आगे बढ़ रहे हैं, देखेंगे CSR का जो एम्बिट है, जो स्कोप है, वो धीरे धीरे बाकी कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होगा। सो ये बैकवर्ड नहीं जाएगा, ये आगे ही बढ़ेगा, यानी और काफ़ी सारी कंपनीज को अपने अंदर एक तरीके से लेके आएगा। तो अगर वो चीज़ आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए CSR एंड सोशल गवर्नेंस का जो पेपर है वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो आई थिंक वही बात घूम फिर के आ गई कि हमारा इंटरेस्ट क्या है और उसके बेसिस पे हम पेपर चूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर आप हमसे बात करेंगे तो ये नहीं है कि हमारे पास एक ही इलेक्टिव है। जब पहले का सिलेबस था तब भी हमारे पास मल्टीपल इलेक्टिव्स थे, IBC था एंड IPR था। अभी आप देखिए कि IPR भी है, IBC भी है और अभी एक और पेपर मैंने अब शुरू कर दिया CSR एंड सोशल गवर्नेंस। पर अगेन आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज़ करना है, बिकॉज ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं और सारे ही अच्छे हैं। तो बस अपना इंटरेस्ट देखिए और उसके हिसाब से जो बातें मैंने कही IPR को लेके और इस सब्जेक्ट को लेके, उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं बिफोर यू मेक दी डिसीजन। तो चलिए अब इस क्लास की शुरुआत करते हैं, इस पेपर की शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम CS शांतनु भंडारी है एंड आप जैसे कि शायद जानते भी होंगे, बट इफ़ नॉट, I've been teaching from last I think 12 years. I got my membership from ICSI in the year 2012. So since then मैं जॉब भी कर रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। तो आपने देखा कि 2017 का जो सिलेबस था, उससे पहले का जो सिलेबस था और अब है, सब जगह सारे ही सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है और द बेस्ट पार्ट इज़ कि अब हमारे ये जो आप पेपर देख रहे हैं इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप लेटेस्ट क्लासेस में इंटरेस्ट रखते हैं और आप ये चाहते हैं कि हमारी या कोई भी क्लासेस देखने के बाद आपको स्कैनर्स मॉड्यूल कुछ ना देखना पड़े, तो आई थिंक आपको चूज़ करनी चाहिए शांतनु तान्या अकेडमी। ये सारी बात अपने बारे में जो मैंने बताई हर क्लास में नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है तो इसीलिए एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे मुझे लगा आपको ये बताना चाहिए। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और बात हम करते जाएंगे। तो देखिए अब इस पेपर को आप देखेंगे तो 2 पार्ट्स में है ये पेपर। यहाँ पे लिखा है CSR एंड सोशल गवर्नेंस, यानी एक पार्ट CSR का है और दूसरा सोशल गवर्नेंस का है। टेक्निकली जैसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है या ESG का पेपर है तो वहाँ पे बहुत बड़ा डिमार्केशन है, 60 मार्क्स, फिर 15 मार्क्स या 25 मार्क्स, 20 मार्क्स, ऐसे अलग अलग करके। बट यहाँ पे इट इज़ क्वाइट सिंपल, 50 एंड 50, यानी CSR का जो पोर्शन है वो भी 50 मार्क्स का है
एंड सोशल गवर्नेंस का जो पोर्शन है वो भी 50 मार्क्स का है। CSR के अंदर काफ़ी सारी बात हम लोग करेंगे, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं और वो चीज़ें जिसके बारे में एक कंपनी सेक्रेटरी को अवेयरनेस होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम CSR को लेके अब स्ट्रिक्ट हो रही है और आप देख रहे हैं कि अलग अलग कानून लाए जा रहे हैं समय समय पे, जैसे कि CSR को और स्ट्रिक्टली लागू किया जा सके। इस पार्ट 1 में CSR के अंदर हम CSR का मतलब, उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, इम्पैक्ट असेसमेंट, उसकी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में ऑब्वियसली जानेंगे। अनस्पेंट CSR को कैसे ट्रीट करना है इसके बारे में भी हम जानेंगे। ये चीज़ आपको पता होगी कि कुछ नॉर्म स्पेसिफाइड हैं कि कहाँ पे आप CSR का पैसा खर्च कर सकते हैं, तो वो भी हम एक बार देखेंगे समय समय पे जब वो टॉपिक्स आएंगे। व्हेन वी गो टू दी पार्ट 2 और पार्ट B, जहाँ पे हम दूसरे कंसेप्ट को कवर करेंगे, मैंने कुछ चीज़ें पहले कहा जैसे कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है इसके बारे में बात करेंगे, वो कैसे फंड्स रेज कर रहे हैं, अदर देन कॉरपोरेट एंटिटी और क्या तरीके हैं, लाइक NGO, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक पार्टनरशिप 1932 के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, पढ़ा होगा, दी वन विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, और उसी को आई थिंक बाईपास करने के लिए हम LLP का कंसेप्ट भी लाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्दर ये भी बात करेंगे पंचायत के बारे में एंड एक इकोसिस्टम के बारे में जो कि बेसिक या ग्राउंड लेवल पे गवर्नेंस को एनकरेज कर रहा है। तो ये इस सब्जेक्ट का एक लॉन्ग एंड शॉर्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो डिविजन्स हैं। आज हम पार्ट 1 की स्टार्टिंग ऑब्वियसली कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज और सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे बात आगे करते जाएंगे आपको सारी बात समझ में आती जाएगी। इस चीज़ की मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है। सो आई वांट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस कि आपको इस क्लास को देखने, सुनने और समझने के बाद, इन नोट्स को देखने के बाद कुछ भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल टू दिस सब्जेक्ट बट एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि वी हैव ऑल द सब्जेक्ट्स इन न्यू कोर्स ऑफ CS प्रोफेशनल एंड CS एग्जीक्यूटिव, तो सब पे ये बात लागू होती है। तो आइए अब अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत आई थिंक अच्छी होगी। साथ साथ हम बहुत कुछ यहाँ पे सीखेंगे जो आने वाले समय में अगर हम ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं या करने चाहते हैं अलग अलग लिस्टेड कंपनीज में, तुम्हारी मदद करेगा एंड फॉर श्योर जॉब के पर्सपेक्टिव से तो हमें ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए CSR के बारे में बात करते हैं। तो हाल फिलहाल का एक बयान है, क्योंकि कुछ कॉरपोरेट्स ये मानते हैं कि CSR जब वो कर रहे हैं तो वो कुछ एहसान कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक इंडिकेटर था, अभी रिसेंट प्रेस रिलीज के तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्वियसली उनके मिनिस्टर्स ने कहा कि CSR कोई चैरिटी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है इस सोसाइटी की तरफ जिससे आप डेवलप हुए हैं या जिसने उस कंपनी को डेवलप किया है। नाउ व्हेन वी से सोसाइटी, वो बहुत बड़ा वर्ड है, उसके अंदर लोग भी आते हैं, नेचर भी आ जाता है, एनवायरनमेंट आ जाता है और कई तरीके की बाकी चीज़ें जो हैं वो इस सोसाइटी के पार्ट को जोड़ लेती हैं या उसके अंदर मिल जाती हैं। तो कहते हैं कि जो CSR है उसको हम चैरिटी ना देखें बट ये एक जिम्मेदारी है कॉरपोरेट्स की। उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी पैसा, काफ़ी प्रॉफिट कमाया है, तो अब समय आ चुका है कि उसका कुछ पोर्शन विच इज़ 2%, आप जानते हैं, हम पढ़ेंगे भी, कि आप सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करें। और ये कुछ नया नहीं है। देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा नहीं है कि CSR आज या 2013 का जब से कानून आया तो CSR को एक फॉर्मलाइज वर्ड दे दिया गया, फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो इसके ऊपर रूल्स बन गए, वो सब ठीक है। पर अगर आप एंशिएंट बुक्स उठा के देखेंगे तो देखेंगे कि पहले के ज़माने में भी लोग एक दूसरे की भलाई करते थे, तो उसे इंसानियत का नाम दे देते थे या जो और कोई नाम देना हो, पर CSR नहीं कहते थे उसको। तो बट कर वो ही रहे थे जो आज CSR, क्योंकि कंपनी है इसलिए कॉरपोरेट का नाम दे दिया, बट पहले के जो राजा महाराजा थे वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते थे अपने धर्म के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। तो वही जब एक फॉर्मलाइज तरीके से आज करा जा रहा है तो उसको आप CSR कह रहे हैं। तो यही जो मिनिस्टर्स हैं उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि CSR आज पहली बार इंडिया में हो रहा है, बस अब कानून बन गए, फॉर्मलाइज हो गया, बट ये हमेशा से होते आया है। अगर आप उठा के देखेंगे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स तो आप पाएंगे कि ये काफ़ी समय से चलता चला आया है।
अब बात करते हैं चैप्टर 1 के बारे में, जो कि अपने आप में ही इस पूरे सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, विच इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी कुछ आपसे कहा अभी, बट एक फॉर्मलाइज तरीके से अगर हमें स्टार्ट करना है तो देखिए, कॉर्पोरेट है कोई भी कंपनी, सोशल है समाज, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके, अगर मुझे ट्रांसलेट करना है तो जो उसकी दायित्व है, और अगर इंग्लिश में वर्ड यूज़ करना है तो ऑब्लिगेशंस हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फ्रेंड्स की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, अपने समाज की तरफ, तो हम उसको निभाएंगे तो रिलेशन अच्छे डेवलप होंगे। तो यही यहाँ पे भी है कि कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना सब कुछ कमाया है। आप देखते हैं बहुत बार कंपनी कहती है कि सिंस फलाना फलाना, सिंस 1990, सिंस 1950, यानी तब से ये लोग इस इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर वहाँ से सस्टेन करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं तो लॉस तो नहीं उठा रहे होंगे। ठीक है कि चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, बट बाय एंड लार्ज प्रॉफिट अचीव किया है तो ही यहाँ तक पहुँचे हैं, सस्टेन कर पाए हैं अपने आप को। तो कहते हैं कि अब समय आ चुका है कि आपने जितना लिया है उसका 1% या एक टुकड़ा जो है वो आप सोसाइटी को दें। और सोसाइटी से देने का ये मतलब नहीं है कि आपने पैसा दिया, आपको ये भी देखना है कि आपको पैसा कहाँ खर्च करना है। देखो, अगर कोई आपसे चैरिटी के लिए कोई दुख तकलीफ में है या कोई मदद की ज़रूरत है किसी को, तो आप उसकी अगर मदद करते हैं चैरिटी के तौर पे, कुछ पैसा, या ठंड है तो कुछ गर्म कपड़े आपने उसको दे दिए, तो आप भी ये चाहेंगे कि जिस पर्पस के लिए आपने पैसा दिया है, जो सामान दिया है, वो नीडफुल इंसान तक पहुंचे। आप ये चाहेंगे, और बिल्कुल ये सही भी है। तो यही कॉर्पोरेट्स को यहाँ पे बताने की कोशिश भी है कि वो चीज़ दिल से होनी चाहिए। मतलब इसको ऐसे नहीं लिखा गया है पूरी बुक्स में या कहीं पे भी कानून में, बट इंटरप्रिटेशन तो यही है। क्योंकि अगर मुझे बुक्स का ही हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैं आपको वो सब चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको मदद करेगी अपने वर्ड्स में लिखने को। क्योंकि क्या होता है, हम बहुत बार पेपर देने बैठते हैं, जब चाहे एग्जीक्यूटिव का था या प्रोफेशनल का है, तो हम देखते हैं कि हमें जवाब आते हैं, आंसर्स आते हैं, बट जब लिखने लगते हैं तो बहुत बार कटिंग करते हैं उस चीज़ की, फिर रेक्टिफाई करते हैं, लिखते लिखते रुक जाते हैं। ऐसे लगता है कि शायद वो चीज़ रह गई है लिखने को, तो उसको एडजस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर लिखते हैं। वैसा करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप ये सब कुछ समझ लेंगे, सिस्टमैटिकली समझ लेंगे, तो आपको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको पता रहेगा पहले क्या आना है, फिर क्या आना है, और उसके बाद क्या आना है। तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव को लेके यहाँ पे बात करी गई है कि दिल से वो चीज़ होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे ब्रिटानिया के जो फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका भी कहना है, मेक प्रॉफिट थ्रू सर्विंग सोसाइटी, द लॉजिक ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट अपील टू मी। ये उनका कहना है। इफ द बिजनेस आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द पीपल इट सर्व, देन स्पेंडिंग 2% ऑन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट मेक सेंस। मन से नहीं हो रही चीज़, ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, क्योंकि पता है नहीं करेंगे तो कानून जो है वो हमारे पीछे पड़ जाएगा, कानून का डंडा हमें पड़ेगा, तो इसलिए करना पड़ रहा है, दिल से नहीं हो रहा। तो कहते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप 2% खर्च कर रहे हैं, मतलब होना चाहिए कि हाँ यार, हमें ये मेक श्योर करना है कि जो हम खर्च कर रहे हैं ये नीडफुल इंसान तक पहुँचे। चाहे आप स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, वेमेंस एम्पावरमेंट में एडल्टरी के लिए कोई काम कर रहे हैं, नदियाँ साफ कर रहे हैं, एंशिएंट मोन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो भी CSR के अंदर कवर है वो दिल से आना चाहिए कि सोसाइटी का इससे भला हो, मेरा समाज, मेरा देश जो है इससे कुछ बेनिफिट जो है वो उठा सके। सब कुछ तो एक कंपनी नहीं कर सकती, ना ही उम्मीद है उनसे, पर जो करें दिल से करें, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। बाकी आप चाहें तो और पढ़ भी सकते हैं इसमें। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये जो भी आप यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे, जैसे कि अभी, या कोई ऐसी इमेज देखेंगे, ये सारी मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से, जैसे कि ये इमेज CSR जो गवर्नमेंट का MCA का CSR का है वहाँ से, या लेजिमिनेट सोर्स से लिए हैं। तो आप यही मान के चलिएगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि मन की बनाई हुई है। जो मन की बनाई हुई होगी वो भी बताऊंगा, बट ये सारी लेजिमिनेट हैं, तो इनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और पता चलेगा लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो CSR के बारे में बात करें तो देखिए, ये 10 स्टेट्स हैं। अब इंडिया में तो स्टेट्स काफ़ी हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, बट फिलहाल अगर स्टेट्स के परस्पेक्टिव से देखें, विच ऑब्वियसली इंक्लूड्स द यूनियन टेरिटरी एज वेल, तो महाराष्ट्र जो है वो टॉप कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग इन CSR, और जितना भी अमाउंट यहाँ पे दे रखा है ये सारा करोड्स में है। और ये वो 10 राज्य हैं, ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरीज एज वेल, जहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है। यानी अगर आप जिस स्टेट में रहते हैं उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो यानी वो 10 में तो फॉल नहीं कर रही है जहाँ पे हाईएस्ट CSR की स्पेंडिंग हो रही है। नाउ हमें समझने की ज़रूरत है
कि CSR की स्पेंडिंग कौन करेगा? CSR की स्पेंडिंग करेंगे कॉरपोरेट्स, ठीक है। अब कॉरपोरेट है ही नहीं किसी स्टेट के अंदर, तो फिर स्पेंडिंग कहाँ से होगी? तो आई थिंक उस नज़रिए से भी आपको इसको देखना है, क्योंकि आप देखिए बहुत बार आप देखेंगे किसी भी प्रोडक्ट के आगे पीछे लिखा होगा रजिस्टर्ड ऑफिस, तो मुंबई का नाम होगा, चेन्नई का नाम होगा, दिल्ली का नाम होगा, तो ऑब्वियसली मेट्रोज हैं, नोएडा का नाम हो सकता है जैसे यूपी के अंदर, अभी गुड़गांव भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है हरियाणा में। तो इस तरीके से ये स्पेंडिंग की फिगर्स हैं जो ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेट के अंदर कितने कॉर्पोरेट्स हैं। जैसे एक तेलंगाना है तो गूगल वगैरह के काफ़ी सारे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पे हैं। तेलंगाना तो वैसे भी एक नया स्टेट है, मतलब रिलेटिवली नया है एज कम्पेयर टू दी अदर। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ कंसेप्ट वेयर बाय ऑर्गेनाइजेशन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द impact of their activities on customers, employees and shareholders, communities and the environment in all aspects of their operation। थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ फिर बात करेंगे। Corporate social responsibility is not just about giving randomly but about bringing benefit to the stakeholders including customers, employees, community at large। तो CSR बेसिकली समाज के भले के लिए किया जाता है, और समाज में बहुत तरीके के लोग आते हैं। समाज में आपके एम्प्लॉयज़ भी आते हैं क्योंकि वो भी सोसाइटी से ही आ रहे हैं, उनकी इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ आ जाती हैं। उसके अलावा आपके जो कस्टमर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ब्रॉडली कहूँ तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये सब आते हैं। तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से जो आप पैसा खर्च करते हैं, आपको ये देखना है कि उसका इम्पैक्ट आए और पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। देखो जब एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बात कह रहा हूँ, कंपनी अगर काफ़ी पैसा खर्च कर रही है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रही है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसका CSR नहीं, एग्जाम्पल से कंसर्न समझिए। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रही है तो क्या एक्सपेक्ट करेगी कि वो जब ट्रेन हो जाए तो वो काम ठीक से कर पाए जिसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर हम CSR की तरफ स्पेंडिंग कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आना चाहिए कि सोसाइटी में बदलाव आए, सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आए। और मैंने ये कहा, और इस चीज़ को आप भी एक्सेप्ट करेंगे, कि एक कंपनी के बस का ये नहीं है कि पूरे इंडिया में या एक पूरी स्टेट में वो चेंज ले आए। बहुत पैसा लगता है इस चीज़ के लिए, बट मिलके अगर ये करा जाएगा तो डेफिनेटली ये काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर जो बच्चे हैं जिनको आज एजुकेशन नहीं मिल पा रही है किसी भी वजह से, कोई कंपनी आती है कहती है CSR के ज़रिए हम यहाँ पे एक स्कूल बनाएंगे, हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में आगे। अब जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, कल वो हैं तो यहीं के नागरिक, यहीं के सिटीजन हैं, कल जब पढ़ के निकलेंगे तो एक एजुकेटेड इंडिया बनाएंगे, सिंपल सी बात है। फिर दूसरी तरफ आप देखें, कोई कंपनी ये कहती है कि हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए अलग अलग जैसे सिलाई मशीन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो चलाएंगे, जैसे ऊषा का नाम आप इस कंपनी का सुना होगा। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जो विमेन्स होंगी वो ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट मानी जाएंगी या सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगी, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। और आप देखते हैं कितनी ही बार कि कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जिन्होंने बहुत छोटे लेवल पे काम स्टार्ट किया और फिर कहीं से कहीं पहुंच गए, IPO तक ले आए अपनी कंपनी का। तो आप बेसिकली एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस समाज को बेहतर बनाने में। अब ये आपकी मर्जी है कि वो पैसा आपको कहाँ लगाना है, जो लिस्ट अप्रूव्ड है उसमें आप चूज कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव ये है कि इम्पैक्ट या जो फ़ायदा है वो लोगों को होना चाहिए। अब वो आप देख लीजिए कि किस सेक्टर में आपको लगता है कि ये सही रहेगा इन्वेस्टमेंट करना या खर्चा करना, जो आप मानना चाहें इसमें से, बट कम्युनिटी एट लार्ज को इसका फ़ायदा होना चाहिए। CSR also called as corporate conscience, corporate citizenship, social performance, sustainable responsible business. Business depend for its survival on terms prosperity of the society। मैंने ये चीज़ इसलिए यहाँ पे लिखी है, पैराग्राफ इसलिए लिखा क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे ये ना पूछें कि CSR क्या है, हो सकता है वो ये पूछ लें कि बताइए कॉर्पोरेट सिटीजनशिप क्या है, हो सकता है आपसे वो ये पूछ लें कि सोशल परफॉर्मेंस क्या है। एक ही बात है, देखो लिखा है ना CSR ऑल्सो कॉल्ड, चाहे CSR कहिए, चाहे सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कहिए, चाहे कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, कुछ भी कहिए, सब एक ही मतलब है। तो एग्जाम में अगर CSR की जगह इनमें से भी कुछ बात आती है तो जितनी आप बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे हम इस पूरे सब्जेक्ट में करेंगे, सभी का एक ही आंसर है, चाहे CSR हो चाहे इनमें से कोई भी वर्ड हो। Corporate social responsibility is an important business strategy because to some extent a consumer wants to buy a product from companies he trusts. A supplier wants to form business partnership with a company he can rely on. An employee wants to work for a company he respects. Other concerned want to establish business contact with companies seeking feasible solution and innovation in the areas of
कॉमन कंसर्न। तो रेपुटेशन देखिए मैटर करती है। अब जब कंपनी की बात आती है, आप CS अभी बन जाएंगे, ये आखिरी स्टेप पे आप हैं, आखिरी सीढ़ी पे आप हैं, थोड़े से एफर्ट लगाएंगे, इस सीढ़ी के ऊपर आ जाएंगे, आपके नाम के आगे CS लग जाएगा और वो पूरी ज़िंदगी लगा रहेगा। ये तो है नहीं कि हर साल आपने एग्ज़ाम्स देने हैं, बस अभी अपने आप को एक बार प्रूव करके दिखाना है। और फिर सीखने के लिए तो देखिए पूरी उम्र पड़ी है, सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे। नॉलेज तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जितना आप सीखना चाहें उतना सीखें आप। तो मेरे कहने का इस बात से मतलब ये है कि जब आप अभी CS बन जाएंगे एज अ फ्रेशर, आपको मान लीजिए आप जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास एवेन्यूज़ होते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं या आप अपना खुद का सेटअप भी कर सकते हैं, जिसको हम PCS कहते हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। ये अब आपका अपना पर्सनलाइज डिसीजन है कि आपको क्या करना है इसमें से। मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं जॉब करता हूँ, क्योंकि फ्रेशर तो आप दोनों ही तरीके से माने जाएंगे अगर आप अभी अभी CS बने हैं। तो क्या होगा, आप इंटरव्यूज़ में जाएंगे, अप्लाई करेंगे, इंटरव्यूज़ में जाएंगे, तो ये थोड़ा समय तक चलेगा, आप जॉब्स देखेंगे, उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे ऑब्वियसली। बट जब आपको एक रिक्वेस्टिव लेट से 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो अभी क्या था, पहले आप मतलब कंपनीज के पास बहुत सारे रिज्यूम थे और वो चूज़ कर रही थी कि किस कैंडिडेट को करना है। अब 10 साल हो गए अगर आपको, तो आप चूज़ करेंगे 4 कंपनीज में, आपका चारों में हो गया, पर आपको किस में काम करना है। और ये जो फैसला आप लेंगे, ये किस बेसिस पे लेंगे कि कंपनी का रेपुटेशन, सैलरी तो ऑब्वियसली है ही है, वो तो जहाँ पे आप काम करेंगे पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। पर मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अगर कोई बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, रिनाउंड कंपनी है, थोड़ा पैसा कम भी दे रही है, तो बंदा वहाँ काम करना ज़्यादा प्रेफर करता है। क्यों कर रहा है वो ऐसे? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। ब्रांड बनाया होगा कंपनी ने, हमें तो कुछ नहीं, हमारे इंडिविजुअल लेवल पे तो कुछ नहीं करा ना, बट हम क्यों वहाँ पे करना चाह रहे हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर कंपनी? द रीज़न इज़ कि उसकी गुडविल है, उसने अपनी एक रेपुटेशन बनाई है, एक वर्क कल्चर बनाया है, पॉजिटिव बातें हमने उसके बारे में कहीं ना कहीं सुनी है, तो हमारा विश्वास है कि ये कंपनी ही शायद सब ऑप्शन में से बेस्ट है और हमारे करियर को आगे ले जा सकती है। तो एक ट्रस्ट बन जाता है। तो यही कह रहे हैं कि जो CSR है वो एक तरीके से ट्रस्ट जीतने का भी काम करता है, और लोग भी उसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे सप्लायर है, चाहे अभी आपने देखा एम्प्लॉयज़ हैं जिसकी अच्छी रेपुटेशन है, और अच्छी रेपुटेशन अच्छे काम करने से आएगी, नए आइडियाज़ को देने से सोसाइटी को आएगी, सोसाइटी के बेटरमेंट को काम करने से आएगी। तो उसी के बारे में सारी बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। बात करते हैं आगे, विच इज़ ट्रिपल बॉटम लाइन। तो 3 तरीके की बात करी जा रही है और कहा जा रहा है कि सब चीज़ें इन 3 चीज़ों पे रुकी हैं और 3 चीज़ों पे आके रुकती हैं। और 3 चीज़ें क्या हैं? प्लैनेट है, पीपल है एंड प्रॉफिट है। हमने ये नहीं कहा कि प्रॉफिट पहले है, पहले ये दुनिया है। आपने बहुत जगह शायद ये पढ़ा भी होगा, देयर इज़ नो प्लैनेट बी, जो है वो यही है। अब अर्थ उसका एक पार्ट है, वो ठीक है, बट कोई और जगह नहीं। साइंटिस्ट जब खोजेंगे उसके बारे में, जब होगा तो होगा, जो भी होना होगा। बट फिलहाल के लिए इमीडिएट फ्यूचर में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि 2 दुनिया हैं, एक ही अर्थ पे हम सब लोग हैं। और जिस तरीके से इसमें चीज़ें हो रही हैं, जो ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल क्राइसिस, क्लाइमेट कंडीशंस, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सब आप जानते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि चीज़ों को अब बेटर करना चाहिए, नहीं तो आने वाली जनरेशन जो है उस पर सवाल उठ जाएगा कि वो कैसे सरवाइव करेंगे। और वो हमसे सवाल पूछेंगे, हम हो या ना हो, बट सवाल तो ज़रूर उठेगा कि हमने उन्हें इतनी ख़राब चीज़ें क्यों पास करी, क्यों हमने ऐसा इस एनवायरनमेंट के साथ किया जहाँ पे कुछ भी अब प्योर नहीं बचा, हवा से लेके पानी कुछ भी नहीं बचा। लोग हैं, सोशल परफॉर्मेंस है, तो एक दूसरे की मदद करना और इस सोसाइटी को एक बेहतर जगह बनाना, ये भी एक ट्रिपल बॉटम लाइन का पार्ट है। और उसके बाद प्रॉफिट, तो यानी हम ये जो प्रोडक्ट्स बनाए, अगर मैं इसको कंपनी के कंटेक्स्ट में समझाऊं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो या एटलीस्ट कम से कम हो। लोग जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो भी हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं, सबके साथ इक्वालिटी, सबको एक फेयर अपॉर्चुनिटी, या यूँ कह दीजिए कहीं ना कहीं जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, बेस्ट एनवायरनमेंट है, वो प्रोवाइड किया जा सके। एंड देन द थर्ड पार्ट कम्स टू प्रॉफिट, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में जब आप ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट होगा वो प्रॉफिट होगा। क्योंकि जब लोग खुश होते हैं, आप भी अगर कहीं ट्रेनिंग करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग जॉब भी कर रहे हैं इस समय, काफ़ी सारे ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, और काफ़ी सारे अभी सोच रहे होंगे कि वो ट्रेनिंग ज्वाइन करें, जो भी है रिस्पेक्टिव। तो जब आप कहीं काम करेंगे, अगर वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, तो मुझे लगता है आधा घंटा ऑफिस में लेट भी हो रहा है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अंदर से उस चीज़ के लिए काम करेंगे क्योंकि आप करना चाहते हैं, एज़ कम्पेयर टू जब ज़बरदस्ती रोका जाए। तो
आई थिंक वही हम बात यहाँ पे करेंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट देना एम्प्लॉयज़ को, लोगों को बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप बढ़ेगी, हमें कुछ ज़्यादा करने की उस पर ज़रूरत नहीं होगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी को हम आखिरी में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि जहाँ पे हम हैं और जो लोग हमारे साथ हैं उनका ख्याल रखें। Corporate social responsibility is the responsibility of an organization for impact of its decision and activities on society, the environment and its own prosperity, known as triple bottom line। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रिपल बॉटम लाइन 3 चीज़ों से जुड़ी हुई है। बॉटम लाइन मतलब सब कह सुन के फाइनल क्या है, तो कहते हैं 3 चीज़ें हैं जिस पे सब कुछ निर्भर करता है। CSR जो आप बोल रहे हैं बहुत समय से, वो कैसा चल रहा है, नहीं अच्छा चल रहा, अच्छा चल रहा है, ये 3 चीज़ों में निर्भर करता है। प्लैनेट को कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लोगों की कंडीशन बेहतर हुई नहीं हुई, प्रॉफिटेबिलिटी का क्या है, क्योंकि अगर प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं तो CSR है ही नहीं। पर भाई लॉस में से तो कोई CSR नहीं करेगा ना। अगर मुझे पास कुछ पैसे होंगे चैरिटी तभी तो मैं करूँगा, या मैं तभी तो कहीं ना कहीं डोनेशन दूंगा, या मैं कभी तभी ना कहीं समाज के लिए काम करूँगा, तो वो भी ज़रूरी है, बट उससे पहले बाकी चीज़ों को भी हमें देखना है। Now सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर आप CSR को फॉलो करेंगे, सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प कंपनी इन रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। दिस में इंक्लूड रिसाइकलिंग, वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, इंक्रीज सेल्स एंड कस्टमर लॉयल्टी। ऑलरेडी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि अगर आप अच्छे तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे, एनवायरनमेंट ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो एनवायरनमेंट को बिल्कुल नहीं या कम से कम नुकसान पहुँचाएं, नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएंगे, और जो भी कानून है उसको सही तरीके से फॉलो करेंगे, तो अपने आप लोगों की लॉयल्टी आपके लिए बढ़ेगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल टाटा का लेता हूँ, ठीक है। मैं बहुत बार ये एग्जांपल लूँगा आने वाले दिनों में भी, और कंपनीज़ का भी, बट फिलहाल के लिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मुझे एक बात बताइए, मैं ऐसे मान के चलिए 2 मिनट के लिए, टाटा ने, आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना कि टाटा ने इतना पैसा कोविड के लिए दिया, वो ये काम करते हैं, ये बेटरमेंट का काम किया, और हम सभी जानते हैं बात कि टाटा ऑलमोस्ट आई थिंक हर सेक्टर में है एक्सेप्ट दी अल्कोहल वन, ये मेरी नॉलेज के हिसाब से, ठीक। तो अब मुझे बताइए कि टाटा ने क्या कोई चीज़ फ्री में आपको दी है, या आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं उसके बारे में अच्छा कहने के लिए। बट मुझे लगता है हम सब लोग उसके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? हमारा इंडिविजुअल तो उन्होंने ही नहीं किया ना कि कोई आ रहा है टाटा कंपनी से कि ये लो जी आप हमारे बारे में अच्छा बोलो, या ये हमारा प्रोडक्ट फ्री में ले लो। जैसे बाकी लोग पैसे ले रहे हैं वैसे वो भी हमसे सामान के पैसे ले रहे हैं, पर इसके बदले कहीं ना कहीं उन्होंने जो विश्वास हासिल किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। कंपनीज तो बाकी भी हैं, औरों का भी नाम लिया जा सकता है और लेना भी चाहिए, और लूंगा भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। पर मुझे क्योंकि एक बात अगर रखनी है सामने, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम उनके प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। टाटा का रिलेशन जनरली हेवी मशीन से माना जाता था कि ट्रक बना रहे हैं और ये सब बना रहे हैं। अब टाटा के मसाले आ रहे हैं, टाटा संपन्न करके मसाले, टाटा का मसाले से तो कोई रिलेशन नहीं, बट अगर वो बना रहे हैं तो लोगों ने कहा ठीक ही होंगे। टाटा तनिष्क का एक तरीके से वो बन गया, तनिष्क के ऊपर टाटा का नाम लग गया, लोगों ने कहा भाई बिल्कुल ज्वेलरी प्योर होगी, कोई डाउट ही नहीं है, अंदर क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, बट कहते हैं प्योर है। तो इसी तरीके से टाइटन का हो गया। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आपने एक रेपुटेशन क्रिएट कर ली है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर अपने आप आपकी तरफ खींचेंगे, और जब कस्टमर खींचेंगे तो क्या सेल्स नहीं बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगे तो क्या फिर वही वाली बात प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। जो ट्रिपल बॉटम लाइन है वो क्या कहती है, वो यही तो कह रही है, प्लैनेट, फिर लोग और फिर प्रॉफिट। तो आपने प्लैनेट को भी, मतलब हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो, और जाने अनजाने में चीज़ें हुई होंगी, बट ऐसा बहुत कोई नहीं किया कि बहुत ही कुछ गलत कर दिया, लोगों का हमेशा ध्यान रखा। और इवन आप भी ये बात जानते होंगे कि जब प्रोविडेंट फंड का कानून इंडिया में नहीं था, वो उन्होंने वॉलंटरी अपने आप लागू कर दिया। अब बताइए इससे क्या ये हो गया कि वो लॉस मेकिंग में हो गए, बल्कि दुगना तिगना प्रॉफिट हुआ, और शायद उन्होंने वो किया इसलिए मैं और मेरे जैसे कई सारे लोग ये एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे होंगे और आप जानते भी होंगे। तो वही वाली बात है कि आपने इंटेंशन अच्छी रखी, आपने सभी का भला सोचा, और फिर जो सबका भला सोचता है उसका तो भला होना ही होना है, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक कॉर्पोरेट हो। अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप इसको आजमा के देखेंगे तो पाएंगे कि बात ठीक है। बैंक्स वगैरह भी उसको लोन देने में दिक्कत नहीं करते, क्योंकि बैंक देख रहे हैं कि भाई आप सही तरीके से कानून को फॉलो कर रहे हैं, जो वॉलंटरी चीज़ें हैं उनको भी आप मान रहे हैं, मैंडेटरी तौर पे लागू कर रहे हैं। अब टाटा के बारे में क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो उसी को लेके आगे चलता हूँ। बताते हैं 17-18 सालों में अभी दोबारा टाटा का पब्लिक ऑफर आया था, टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आई थिंक, और वो कितने टाइम ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ और कितना ऊपर जाके उसका शेयर खुला प्रीमियम पे। क्या ज़रूरत थी, बैंक से भी तो पैसा ले सकते थे। वो कहते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को भी हम फ़ायदा दें, उनको भी पता था। अब एक तरफ देखिए, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप
कंपेयर कर सकते हैं, इट इज़ नॉट इन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। पेटीएम का शेयर आया शायद 2200 रुपये कुछ तो ऐसे ही रुपीज़ था, और उसकी लिस्टिंग डिस्काउंट पे हुई शायद 2100 रुपये के आसपास की, वो दिन है। और उसके बाद बहुत सारे और दिन पेटीएम का शेयर 500 रुपये तक पहुंच गया। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ रहा है, वो सब बातें अपनी जगह ठीक है, बट यहाँ तक वो पहुंच गया और हो सकता है 490s तक भी चला गया हो। मुझे 500 तक तो याद है, इसके नीचे मुझे पता नहीं, पर ये वैल्यूएशन ही तो है। ठीक है, जो भी कुछ हो, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटिव है, ये है, वो है, कुछ भी है। दूसरी तरफ मान लीजिए टाटा का, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, 1000 रुपये का शेयर, उसकी लिस्टिंग ही 1500 पे हुई। वो चाहते तो उनको भी पता है हमारा शेयर कौन नहीं खरीदेगा, डायरेक्टली 1500 रुपये पे रखते, 2000 पे रखते, मैं तो कहता हूँ तो भी बिकता। क्यों नहीं रखा? वो ये कहते हैं कि हमने 1000 इसलिए रखा क्योंकि लोग भी हमसे कुछ पैसा कमा लें। अब बताइए फिर आप कैसे, आप जब चूज करने बैठेंगे इन सब चीज़ों को, तो आप ऑब्वियसली ये सब चीज़ें देखेंगे ना। ऑब्वियसली देयर इज नो कंपैरिजन एज ऑफ नाउ बिटवीन टाटा एंड पेटीएम। पेटीएम तो खैर एक उसका बर्थ पेंडेमिक की वजह से एक बूस्टअप उसको मिला है, पहले भी था बट उसके बाद और बूस्टअप मिला है, और वो फिर भी रिलेटिवली बहुत नया है। टाटा 100 साल, तो कंपैरिजन नहीं है, बट एग्जाम्पल मुझे समझाना है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। Boost in brand image and reputation. CSR is essential brand building tool used by companies to enhance reputation among stakeholders. तो अभी मैंने CSR का क्योंकि चैप्टर बड़ा है, तो आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब रिलायंस ने, अब आप CSR में अच्छा देख लीजिए, कहने के लिए मैंने इतनी सारी बात कह दी और आपको ये ना लगे कि सर आप सिर्फ एक ही कंपनी को लेके चल रहे हैं। दूसरी तरफ बढ़ता हूँ आपके साथ। तो अभी हम CSR की स्पेंडिंग देखेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो ये पाएंगे, गवर्नमेंट का डेटा ये कहता है कि रिलायंस, HDFC, इन्होंने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया। ऑब्वियसली ये हर साल ये फिगर्स बदलेंगी, बट टाटा का नाम तो नहीं है, मतलब रिलायंस नंबर 1 है, होगा टाटा टॉप 10 में, बट नंबर 1 तो वो नहीं है। तो CSR स्पेंडिंग तो फिर कोई और भी कर रहा है, उसका नाम भी हम ले सकते हैं, और गलत नहीं है। आप देख लीजिए जियो ने जो किया, वो टाटा ने भी टेलीकम्युनिकेशन में कोशिश करी। पहले आया टाटा डोकोमो करके, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, सर्च करेंगे मिल जाएगा। उन्होंने ही कंसेप्ट फ्री वाला स्टार्ट किया, फिर रिलायंस ने भी सब कुछ किया, बट जियो ने जो किया उसके बाद कोई कुछ कर नहीं पाया। और उसके बाद आप देखिए वो CSR में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, देश की नंबर 1 कंपनी के बन के बैठे हैं CSR कंट्रीब्यूशन में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल्स देखने आप जाएंगे तो हर पर्सपेक्टिव से आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, और आप जब यहाँ स्पेंडिंग इतनी कर रहे हैं तो लोग का परसेप्शन एक डेवलप हो जाता है कि आप डेफिनेटली सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आए दिन हम न्यूज़ में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि रिलायंस फाउंडेशन ने इतना पैसा दिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो आई थिंक इट्स मोर एंड लेस कि आप जितना करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। ये भी एक CSR पर्सपेक्टिव को देख के आप कह सकते हैं। बात अगर करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेके, तो देखिए मैंने कुछ देर पहले भी आपसे कहा कि ऐसा नहीं है कि CSR अब दुनिया में सबसे पहली बार हो रहा है और इससे पहले हुआ नहीं था। ठीक है, 2013 के बाद इसको एक फॉर्मल नाम दे दिया गया और मैंने कहा कानून बना दिए गए, पर पहले भी ये होता था। राजा महाराजा क्या नहीं लोगों की जो अपनी प्रजा है क्या उसकी मदद नहीं करते थे? आप देखिए बहुत बार मतलब टीवी पे अलग अलग माइथोलॉजिकल प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे सीन्स देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे जहाँ पे कोई राजा है तो वो मदद कर रहा है अपनी प्रजा की, तो वो भी वही कर रहा है, बस वो एक कंपनी नहीं है बट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा रहा है ना। जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग के पास आ रहा है और स्ट्रॉन्ग उसकी मदद कर रहा है, इसका मतलब तो यही हो जाता है, चाहे वो पैसे के कंटेक्स्ट में हो या किसी और कंटेक्स्ट में हो। तो कहते हैं कि the concept of CSR is not new in India. The concept can be tracked back to times immemorial. Our Vedas says man can live individually but can survive only collectively. Hence the challenge is to form a progressive community by balancing the interest of individual and that of society. It includes putting the community interest ahead of our own. Indian scriptures have at several places mentioned the importance of sharing one earning with deprived section of society, जिसको सर्व लोका हितम, which means the well-being of all stakeholders. तो इससे मुझे एक बात याद आती है जो मैंने कहीं सुनी थी, मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उसमें ये था इन द कंटेक्स्ट ऑफ रामायण, तो उसमें ये था कि देखिए राम और रावण दोनों का अपना अपना एक वो है, और उसमें हम कंपैरिजन नहीं कर रहे बट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। तो रावण भी एक भाई श्रीलंका या लंकापति कहते थे, और बहुत सारी प्रजा उसके नीचे थी, रहते थे और सब कुछ था। तो
दोनों में जो बाकी डिसिमिलैरिटीज़ और सिमिलैरिटीज़ वो सब तो हम बात नहीं कर रहे, बट हम सिर्फ ये कह रहे हैं यहाँ पे इस एग्जांपल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों का ही नाम अलग अलग रीजंस की वजह से लिया जाता है। और अगर देखा जाए इस कंटेक्स्ट को, तो रावण को इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने अपने लिए जिया, मतलब उनके पास जो भी कुछ था उन्होंने अपने लिए उसको ज़्यादा यूज़ किया, जबकि राम के पास जो भी था उन्होंने सब कुछ वो दे दिया, सब कुछ सोसाइटी को दे दिया। और देख लीजिए फिर दोनों में क्या हुआ आगे, मतलब किस तरीके से चीज़ें बढ़ी आगे। तो कहने का मतलब दोनों ही बातों से सिर्फ इतना सा है कि अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसका कुछ पोर्शन आप दूसरों के लिए लगा देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और उसमें आपका ही नाम होगा, आपका ही बड़प्पन होगा, जो कि राम ने भी किया। वहाँ प्रॉफिट की बात नहीं है, वहाँ लोगों के भले की बात है। जबकि दूसरी तरफ जो हमने कमाया खुद पे खर्च कर दिया या किसी को उसमें से कुछ नहीं दिया, तो वो जो सोसाइटी के प्रिंसिपल्स हैं, या जो ऊपर हम बात करके आए हैं जहाँ पे हम कह रहे हैं कि सबका भला हमें करना है, उस प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट चला जाता है। तो अलग अलग रेफरेंस हमें मिलते हैं पूरी हिस्ट्री में जो इस बात को बयान करते हैं कि CSR हमेशा से होता आया है और हमेशा होता ही जाएगा। नाम चाहे आपको क्या लगता है, अगर रिलायंस नहीं CSR करेगा तो क्या CSR रुक जाएगा? टाटा अगर नहीं करेगा तो क्या CSR रुक? कुछ नहीं होगा, सब अपने हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा। समय के हिसाब से कंपनीज ऊपर नीचे होंगी, बट भले करने वाले जो लोग हैं हो सकता है उनके बारे में हम जानते भी ना हो और वो भी भला कर रहे हो। बहुत बार हम देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि दिस मैन इज रिचेस्ट देन अंबानी और टाटा, ये वो। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं बट किसी की नॉलेज में नहीं है वो। According to World Business Council for Sustainable Development, corporate social responsibility is continuing commitment by business to behave ethically and contribute to the economic developments while improving the quality of life of workforce and their family as well as local community and society at large. So सबका भला हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होगी किसी की? जब उसको वो अच्छा कमाएगा, अच्छा कमाएगा तो अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, अच्छी चीज़ों का यूज़ करेगा, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। फैमिलीज़ का भी यही रहेगा, क्योंकि जो ब्रेड अर्नर है अगर वो सब कुछ प्रॉस्पर है तो बाकी जगह इसका फ़र्क पड़ेगा। और अगर ऐसे ही सबके साथ होगा तो सोसाइटी एट लार्ज इंप्रूव हो जाएगी। बट अब जो ये पहले की 1999 की बात कर रहे हैं, उस समय सिचुएशन अलग थी। आज ये तो है ही है, पर इसके अलावा जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट को भी चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट, हवा देखते हैं आप, अगर दिल्ली में हैं, या न्यूज़ तो देखिए हर कोई देखता है थोड़ी बहुत। पर्सनली मैं तो बस 10-15 मिनट दिन के अगर न्यूज़ टीवी पे देख लूँ तो बहुत है, क्योंकि बहुत बार रिपीटेटिव होती है चीज़ें, और अगर आपको बेसिक पता चल जाता है तो आई थिंक बस हेडलाइंस ठीक है, कभी देख ली बैठ के तो वैसे देख ली, बट हेडलाइंस मैं प्रेफर करता हूँ ज़रूर देख लूँ कि क्या चल रहा है, जिससे कि हमें ये ना रहे कि ये चीज़ हो गई और पता ही नहीं। जो इंपॉर्टेंट बात है एटलीस्ट वो तो पता रहे। तो 1999 की बात अलग थी, आज की बात अलग है। आज हम क्लाइमेट क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं, तो इसीलिए CSR के अंदर ये भी कहा गया, नदियाँ साफ़ करने की बात करी गई, या जो ये एक तरीके से इन्वायरमेंट प्रोसेस है उसको बदलने की बात जो है टू द एक्सटेंट पॉसिबल करी गई। ये सब चीज़ें भी है। मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ CSR अंडर सेक्शन 135 बिकम्स इफेक्टिव फ्रॉम 2014, 1 अप्रैल 2014 नए फाइनेंशियल ईयर से। हाउएवर प्रायर टू दिस, Ministry of Corporate Affairs has issued voluntary guidelines on corporate social responsibility in 2009, बट याद रखिए ये वॉलेंट्री हैं। तो 2009 से फॉर्मल शुरुआत एक तरीके से इंडिया में हुई। उसके बाद एज अ स्टेप टूवर्ड्स मेन स्ट्रीम द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्दर रिफाइन करी गई इन गाइडलाइंस को, और कहा गया नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस, अगेन वॉलेंट्री थी वो, सोशल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी 2011। तो 2009 के बाद उन गाइडलाइंस जो 2009 में थी उनको रिवाइज करके और बेटर बनाया गया, बेटर रिफाइन किया गया। तो 2011 में दोबारा से वो गाइडलाइंस इशू करी गई, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था, और अभी हम कंपनीज एक्ट से 2013 से भी दूर थे फिलहाल। बट कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन जो है वो इस चीज़ का हो चुका था, और जब इंट्रोड्यूस कोई चीज़ हो चुकी है तो वो आगे ही बढ़ेगी, पीछे तो आएगी नहीं। तो अब उसका रिफाइनिंग का जो प्रोसेस था वो बाकी था, बट काफ़ी सारी बात उसके बारे में कही जा चुकी थी। इसी बात को लेके फर्दर और बात यहाँ पे कही गई है।